कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछुआरों के लिए लागू है मछुआ आवास योजना। तेलंगाना के मंत्री ने कहा झारखंड की तर्ज पर अपने राज्य में भी लागू करेंगे कीज कल्चर। टमाटर में सटोरिया ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए करें कवच नामक दवा का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा मछली पालकों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक है मछुआ आवास योजना। इस योजना के तहत लाभुक के रूप में वैसे मछुआरों का चयन किया जाता है जो आवास विहीन हों या कच्चा मकानधारी हों और पूर्व में इंदिरा आवास योजना जैसी किसी आवास योजना से लाभान्वित न हुए हों। इस योजना के तहत चयनित लाभुकों को पक्का आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। बीते दिनों रांची के शालीमार स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में तेलंगाना के कृषि एवं पशुपालन मंत्री PS रेड्डी ने मत्स्य मित्रों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना के 4.5 लाख मछुआरों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए झारखंड की तर्ज पर केज कल्चर से मत्स्य उत्पादन की योजना तैयार की जाएगी। इस दौरान तेलंगाना के वित्त मंत्री ई राजेंद्र ने झारखंड में मत्स्य पालन की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड में बृहद पैमाने पर मत्स्य पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर अपने राज्य के पशुपालन मंत्री सहित कई मत्स्य अधिकारी उपस्थित थे। टमाटर फसल की पत्तियों पर काले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे तो समझे कि सटोरिया ब्लाइट रोग का प्रकोप है। किसान इस रोग के नियंत्रण के लिए कवच, डाइथेन 45 या कार्बेंडाजिम दवा से बने घोल का छिड़काव अवश्य करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो है टमाटर में लगने वाली जो बीमारी है जो सेप्टोरिया ब्लाइट के नाम से जानी जाती है। इस बीमारी में आप देखिए कि पौधे की पत्तियों के ऊपर दोनों सतह पे, निचली सतह पे चाहे ऊपरी सतह पे देखेंगे छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म जो है काले काले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं भूरे भूरे रंग के। यह धब्बा जो है सेप्टोरिया ब्लाइट नामक बीमारी जो कि सेप्टोरिया के द्वारा फैलाया जाता है, वो बीमारी उसके द्वारा हो रही है। इस बीमारी के लक्षण यदि आपको दिखाई पड़े इस तरह के, तो इसके लिए आप कवच नामक दवा जो कि बाजार में उपलब्ध है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। इसके अलावा यदि आप चाहें तो डाइथेन M45 और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर 1:1 के रेशियो में मिला के छिड़काव करें, या साफ नामक एक दवा आती है जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये बीमारी नियंत्रित। राज्य के किसान पॉली हाउस में सालों भर टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर के ऐसे कई उन्नत प्रभेद हैं जो पॉली हाउस में खेती के लिए उपयुक्त हैं। ये प्रभेद कौन से हैं और क्या इनकी खासियत है, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप पॉली हाउस में मतलब टमाटर की खेती प्रारंभ नहीं किए हैं, अगर पॉली हाउस आपका इसी तरह से पड़ा हुआ है, तो आप पॉली हाउस में जो है हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू से स्वर्ण अनमोल किस्म संकर किस्म विकसित किया गया है, उसका आप बीज लेकर के लगा सकते हैं। 10 ग्राम बीज का 240 रुपया है और ये सालों भर आप इसका खेती कर सकते हैं। सिर्फ गर्मी के दिनों में जो है जब बहुत ज़्यादा तापमान ज़्यादा रहता है तो उस समय पॉली हाउस में खेती नहीं करना। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसानी और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे कि अभी दलहन और अन्य फसलों के लिए किन जीवाणु खाद का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाइयों, अभी रबी फसल का बुआई होने का मुख्य समय है। अभी आप जो भी दलहनी तेलहनी फसल लगा रहे हों उसमें जीवाणु खाद का प्रयोग अवश्य करें। जीवाणु खाद में अगर दलहन लगा रहे हैं तो उसमें राइजोबियम डालें
2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप तिलहनी लगा रहे हैं तो एजेटोबैक्टर डालें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2100 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम लोग कृषि समाचार में देखें मौसम का मिजाज, मंडी का हालचाल और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। तो जानकारियों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मौसम का हाल देखें, मंडी का हालचाल देखें और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। आप बताइए। शुरू करने वाले हैं जानकारियों का सिलसिला। तो शुरू करते हैं, हम बताते हैं कि आज किस चीज़ की जानकारी हम किसान भाई बहनों को देने वाले हैं। तो ठीक है, मेरे साथ साथ सबको बताइए कि किस चीज़ की जानकारी आज हम लोग लेंगे। भाई, आज हम जानकारी देने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को तोरिया और सरसों के बारे में। देखिए भाई, अब रबी का मौसम आ चुका है और रबी के मौसम में ये तिलहनी फसलें हैं, तोरिया और सरसों। तो हम सबकी कोशिश होती है और इसीलिए हम लोग खेती करते हैं कि खूब एकदम झमकौआ उपज पाएं। तो अच्छी उपज के लिए सबसे जरूरी है अच्छे किस्मों का चुनाव करना और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के अंतर्गत कई पहलू हैं, कई बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान किन बातों पर दें, कौन सा प्रभेदों का हम लोग चुनाव करें, किस प्रभेद का चुनाव करें। आइए, हमको लगता है कि इस विषय पे अपने विशेषज्ञ से बिना देर किए हुए जानकारी लेते हैं। इसी से जुड़ी हम आपको जानकारी दिलाते हैं और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार। किसान भाइयों जोहार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बानो सिमडेगा में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार, जिनसे हम जानेंगे
कि तोरिया एवं सरसों की उन्नत प्रभेद कौन कौन सी है और इसका वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि तोरिया एवं सरसों की उन्नत प्रभेद कौन कौन सी है। तोरिया का जो उन्नत प्रभेद है अपने यहाँ T9 और PT 303, ये दोनों काफ़ी प्रचलित प्रभेद है और किसान भाई इसी की खेती करें क्योंकि इसकी उपज अपने यहाँ काफ़ी अच्छी है। और बाकी राई सरसों में जो आप जाते हैं तो उसमें जो बढ़िया किस्म है अपने यहाँ और रिसर्च से जो निकला हुआ है अपने आबो हवा में बहुत अच्छा कर रहा है, शिवानी है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, 2 सिंचाई में भी अच्छा उपज दे देता है। इसके अलावा अगर सिंचाई की समुचित सुविधा हो तो पूसा बोर्ड, बरुना, क्रांति, इसकी भी खेती किसान भाई करें और काफ़ी अच्छी उपज इनसे प्राप्त होती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों फसलों की हम बात करें तो इसकी खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा आपने देखा है कि इस समय असमय वर्षा जो हुई है तूफान के साथ, हुदहुद जो तूफान आया है और काफ़ी इसमें वर्षा हुई है अपने यहाँ, तो किसान भाइयों को इस असमय वर्षा का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और यह अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसमें अब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सरसों की खेती होती है और तोरिया की जो खेती करते हैं वो 15 अक्टूबर तक बुआई की जाती है। तो अभी दोनों का समय है, तो किसान भाई इस असमय वर्षा का जो नमी है उसका सदुपयोग करें और जैसे ही खेत जुताई के योग्य हो वो खेत को जोत लें और महीन करें। जितना पतला बीज होता है, छोटा बीज होता है, उसके लिए खेत की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़्यादा महीन मिट्टी होना चाहिए। तो खेत की जुताई अच्छी तरह से करें जिससे मिट्टी महीन हो जाए और उसके बाद सरसों या तोरिया की बुआई करें। इसके लिए जो बुआई की दूरी है 1 फीट लाइन से लाइन में बुआई करें और 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखें। किसान भाई लाइन तो बनाते हैं, लाइन में बुआई करते हैं, 1 फीट की दूरी पर कर लेते हैं, लेकिन पौधा से पौधा की दूरी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से किसानों को सजेशन है कि जब भी पौधा लगभग 20 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का जब हो जाए, जब बिल्कुल छोटा छोटा रहता है, तो उस समय बछनी ज़रूर करें। बछनी अगर किसान भाई नहीं करेंगे तो बहुत घना पौधा हो जाएगा और घना पौधा होने से क्या होता है कि एक ही पौधा लंबा हो जाएगा, उसमें उसकी डालियाँ शाखाएं नहीं निकलेंगी और उपज काफ़ी घट जाता है। इसलिए सरसों में बछनी बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसान भाई बछनी नहीं करेंगे तो उपज बहुत कम हो जाता है। तो ध्यान रखें, कभी भी उनको जब सरसों और तोरिया की खेती करें तो बछनी ज़रूर करें। दूसरी बात है कि जो बीज दर रखते हैं, बीज दर 5 किलो प्रति हेक्टेयर काफ़ी होता है, इसमें भी उगाव काफ़ी हो जाता है। तो बछनी मैंने जो बताया वो करना चाहिए किसान भाइयों को। और जो उर्वरक की मात्रा है, अगर किसान भाई के पास गोबर का खाद या किसी और तरह का खाद, अगर जैविक खाद हो तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन गोबर का खाद कोशिश करें कि सड़ा हुआ गोबर का खाद हो, नहीं तो दीमक या चींटी का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। तो सड़ा हुआ गोबर का खाद कोशिश करें कि कम से कम 2 सप्ताह, ज़्यादा अच्छा होता है 3 सप्ताह पहले, अगर बुआई के 3 सप्ताह पहले अगर खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं खेत में तो अच्छा है। और जब बुआई करना हो उससे 1 दिन पहले या बुआई से जस्ट पहले भी दे सकते हैं किसान भाई। लाइन में अगर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें जो खाद पड़ता है वो आपको 80 किलो नेत्रजन और लगभग 40 किलो स्फूर यानी फॉस्फोरस और 20 से 30 किलो पोटास खाद बुआई के समय देते हैं, जिसमें पूरा का पूरा देते हैं, जिसमें से आधा नेत्रजन और पूरा फॉस्फोरस और पूरा पोटास बुआई के समय देते हैं और आधा जो नेत्रजन बचता है उसको पहले सिंचाई पर, जब 25, 30 या 35 दिन पर जो सिंचाई करते हैं पहली सिंचाई, उस समय दिया जाता है। किसान भाइयों को इसमें से ध्यान रखना है कि अगर चूना का व्यवहार किसान भाई अगर करें बुआई से पहले तो बहुत बढ़िया होता है। चूना का व्यवहार अगर मिट्टी की जांच करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मिट्टी का जांच अगर नहीं भी किए हैं तो चूना का व्यवहार अपने यहाँ ज़्यादा खेत जो है 40% से ज़्यादा खेत अम्लीय है और जो मध्यम या टाण भूमि में सरसों की खेती होती है
तो वैसे जगहों में चूना का व्यवहार किसान भाई जरूर करें। और चूना के व्यवहार करने के लिए बुआई से पहले लाइन में ही अगर करते हैं तो 1.25 क्विंटल चूना प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी लगभग 3 क्विंटल 2.5 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। और नहीं तो फिर मिट्टी का जांच करके और जितना बताया जाता है उस हिसाब से चूना का व्यवहार करें तो उपज अच्छा मिलेगा। 2 फसलें हैं, तोरिया भी है, सरसों भी है, तो क्या दोनों का जो खेत का जो तैयारी होगा एक ही जैसा होगा? तोरिया का भी तैयारी महीन होना चाहिए, खेत मिट्टी महीन होना चाहिए, और इसका सरसों का भी महीन होना चाहिए। लेकिन तोरिया कम दिन का समय में तैयार हो जाता है, उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसान भाई बहुत अच्छा मौका है, जहां अगर खेती नहीं करते हैं वैसे खेतों में भी जुताई करके अगर तोरिया का केवल बुआई कर दें तो कुछ न कुछ उपज उनका 3 क्विंटल 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आ जाएगा, जो एक कैच क्रॉप के रूप में ले सकते हैं, एक जो एडिशनल एक अतिरिक्त फसल के रूप में तोरिया को खेती करके किसान भाई ले सकते हैं। सरसों या तोरिया में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाही का अगर समय से करते हैं तो कम आता है, लेकिन अगर देर से करते हैं तो लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जब भी लाही का प्रकोप आवे तो किसान भाई देर ना करें, क्योंकि लाही का फसल अगर आज दिखता है तो कल ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर 3 दिन छोड़ दीजिएगा तो पूरा खेत भर जाएगा। इसलिए जब भी लाही का प्रकोप हो तो किसी भी सिस्टेमिक दवाई को, जो उसके पेट में जाने वाला दवाई जो पत्ती में सोख लेता है और पत्ती से कीड़े के पेट में जाता है, उस तरह के दवाई जो है डाइमेथियोएट ले सकते हैं या मेटासिस्टॉक्स ले सकते हैं। और इस दोनों में से जो भी दवाई उपलब्ध हो वो 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे किसान भाई, तो लाही मर जाता है और उनकी खेती अच्छी हो जाती है और अच्छा उपज मिलता है। लेकिन लाही बहुत कमज़ोर होता है कीड़ा, और लेकिन बहुत जल्दी फैलता है। अगर लाही में ठंडा पानी का, अगर बर्फ़ वाला पानी अगर हो, उसका भी छिड़काव अगर किसान भाई कर दे तो लाही मर जाता है, ऐसा देखा गया है। तो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन बहुत तुरंत इसका निदान खोजता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये जो दोनों फसलें हैं वो कितने दिनों में किसान भाई तैयार पाएंगे? जैसे मैंने बताया, तोरिया अगर लेते हैं तो 60-70 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन सरसों की फसल लेते हैं, अगर राई की फसल लेते हैं जो लंबा होता है, वो लगभग 120 दिन की फसल है, और उसमें 2 सिंचाई, कम से कम 2 सिंचाई खोजता है, जबकि तोरिया में सिंचाई नहीं लगता है। लेकिन सरसों राई में 2 सिंचाई कम से कम पड़ेगा, एक 35 दिन पर, एक 70 दिन पर। लेकिन अगर पूसा बोल्ड जैसा वरुणा है इसकी खेती करते हैं तो हो सकता है, चूँकि अपने यहाँ की जो मिट्टी है गहरी मिट्टी नहीं है, हल्की मिट्टी है, तो पानी बहुत जल्दी नीचे भाग जाता है। तो लंबे अवधि के लिए अगर खेती करते हैं सरसों की तो 2 के बदले 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। कैसी लगी जानकारी? बहुत बढ़िया। अब हम तो जान नहीं रहे थे, अच्छा था कि अपने विशेषज्ञ से जान गए कि तोरिया लगाएं या सरसों चलिए, तो लगाएं। जानकारी तो मिल गई और जानकारी आप लोगों को मिल गई। हम फिर एक और छोटा सा विराम लेते हैं, उसके बाद आपको हम दूसरी जानकारी दिलवाते हैं। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और साथ में रसोई का सामान है। सब एक साथ? हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी। जोहार जोहार जोहार। तो शिव कुमार जी, आज हमारे किसान भाई बहनों को आप किस चीज़ की जानकारी दिलवाने वाले हैं? जी, आज हम अपने किसान भाइयों को रबी मक्के की उन्नत खेती कैसे करें इसकी जानकारी दिलवाएंगे। अच्छा। किसान भाइयों, अगर आप रबी मक्के की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो आपको खासकर 2 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक तो बीज का चुनाव ढंग से करें, अच्छी और उन्नत किस्म की बीज का चुनाव करें, और दूसरा वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी उपज अच्छी होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। तो चलिए, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर CS सिंह। अच्छा, डॉक्टर CS सिंह, चंद्रशेखर सिंह जी। तो आइए हम लोग बगैर देर किए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर CS सिंह, जो सस्य विभाग में हैं।
तो हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे कि रबी मक्का की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं हमारे किसान भाइयों को कि रबी मक्का की उन्नत खेती किस प्रकार से की, क्या क्या वो करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रबी मक्का में फ़ायदा हो। रबी मक्का किसान भाई जो रबी मक्का की खेती करना चाहते हैं उनके लिए चाहिए कि पहले तो वो सिंचाई सुविधा उनके पास उपलब्ध जिनके पास है वो रबी मक्का की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि जो यहाँ पर झारखंड में धान के बाद किसान जिनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ज़्यादातर वो सब्जियों की खेती करते हैं, तो सब्जियों की खेती के साथ रबी मक्का को लगाया जा सकता है और दोनों से उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोनों साथ साथ, हाँ, दोनों साथ साथ अंतर फसली खेती कहा जाता है, उसको किया जा सकता है, जिसमें क्योंकि रबी मक्का में अक्टूबर के अंतिम में या 15 नवंबर तक उसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो उस समय किसान दिसंबर और जनवरी के महीने में रबी मक्का का ग्रोथ नहीं होता है और वो घुटने भर के आकार का ही रहता है। तो अगर वो उस समय सब्जी लगा देते हैं तो जनवरी तक उनकी सब्जी तैयार हो जाएगी और उसको हार्वेस्ट कर लेंगे और उसके बाद जब मक्का का ग्रोथ होगा तो मक्का से भी उनको अच्छा लाभ मिलेगा। और रबी मक्का में चूँकि उपज खरीफ मक्का की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा होती है, तो दोनों से उनको लाभ मिलेगा, तो वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब बताया कि साथ साथ में रबी मक्का और ये सब्जी, हाँ, तो ये किस प्रकार से वो मैनेज करें, किस तरह से लगाएंगे कि दोनों में उनको फ़ायदा हो। किसान भाई दोनों अगर लगाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि ब्रॉड बेड बना ले, ब्रॉड बेड बना ले, उसके बीच में नाली रहेगी, हाँ 2 बेड के बीच में नाली रहेगी, तो उसमें सिंचाई में भी परेशानी रही रहती क्योंकि नाली में ही हमको पानी पटाना रहता है और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जहाँ सतही सिंचाई जो हम करते हैं पूरे फील्ड में तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन इसमें ब्रॉड बेड बना लेने पे उनको पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी और ब्रॉड बेड में एक तरफ उनको मक्का लगाना है और एक तरफ दूसरी सब्जी जैसे फूल गोभी, पात गोभी, टमाटर, आप टमाटर लगा सकते हैं, यहाँ तक कि ग्लैडुलस जैसे पौधों का भी हम लोगों ने खेती किया है। और मतलब फूल, हाँ, उसका भी खेती करके अगर किसान भाई शहर के किनारे रह रहे हैं तो ग्लैडुलस उसके साथ लगा के और दोनों का अंतर फसली के रूप में लगाएंगे, किनारे लगाएंगे कि उसी तरह कतार में लगाएंगे। हाँ, कतार में ये जो बेड बनाएंगे वो कतार बेड के एक किनारे पे पूरा उनका मक्का की फसल रहेगी और दूसरे बेड के दूसरे किनारे पे उनका सब्जी रहेगा। तो मतलब कि इससे ज़्यादा फायदा होगा रबी मक्का में। इससे उनका जो ज़मीन का है वो ज़मीन का समुचित उपयोग होगा, क्योंकि मक्का को हम ज़्यादा दूरी पे लगाते हैं, है ना। रबी में हम 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो 60 सेंटीमीटर के बीच का दूरी खाली रहता है और उसमें हम सब्जी लगा के उस ज़मीन का और पानी की बूंद का जो इस समय ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि पानी और भूमि का अच्छे से अच्छे उपयोग किया जाए, तो उसका हम समुचित उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान में कोई जिज्ञासा हो रही होगी कि आप दोनों फसल को लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या पहले रबी मक्का लगाएंगे या फिर सब्जी लगाएंगे, और पहले कौन लगाएंगे, रबी मक्का साथ साथ लगाएं या दोनों के अंतराल में लगाने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा? नहीं, दोनों की खेती साथ साथ ही करना है। हाँ, रबी मक्का जैसे हम बो दे रहे हैं और उसके दूसरे दिन हम सब्जियों की बुआई कर देंगे, सब्जी की बुआई कर देंगे। हाँ, लेकिन ये है कि सब्जी हमारी ज़्यादातर 70 से 80 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है, तो जनवरी के माह तक आपकी सारी सब्जी निकल जाएगी और उसके बाद मक्का में आपको लगाएंगे। लेकिन खाद देते समय किसान भाइयों को सावधानी पूर्वक देना होगा कि जैसे सब्जी की जो खाद मात्रा है वो सब्जी की खाद मात्रा और मक्के की खाद मात्रा दोनों को मिला के देना होगा, ताकि ऐसा ना हो क्योंकि दोनों के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होगा और अगर खाद मात्रा में कमी होगी तो दोनों का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए खाद की भरपूर डोज देना पड़ेगा ताकि दोनों का अच्छा ग्रोथ हो सके। और तो आपने खाद की बात बताई, तो अब ये बताइए खाद किस मात्रा में और कब देंगे? किसान भाई जैसे मकई की फसल लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि रबी मक्का में वो जो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं जैसे HQPM1 हो गया, मालवी मक्का 2 हो गया, Pro 311 हो गया, बायो 9681 हो गया, ऐसी वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा उपज देती है हाइब्रिड किस्में। तो किसान भाई अगर ऐसी किस्में लगा रहे हैं तो इनको चाहिए कि उनको 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसमें स्फूर और पोटास की मात्रा किसान भाई जब बेड तैयार कर रहे हैं उसी समय पूरा उनको डाल देना चाहिए। साथ में 1/3 नत्रजन की मात्रा होनी चाहिए ताकि शुरुआती ग्रोथ
प्लांट को मिल सके। और मक्का का पौधा अंतिम समय तक उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है तो 1/3 नाइट्रोजन उसमें उस समय प्रयोग करें, और तथा नर मंजरी जिस समय निकल रही है तो बचा हुआ 1/3 मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान भाई इसी नाइट्रोजन को अगर उनके पास सुविधा है तो अगर उसको 5 स्प्लिट में दे रहे हैं तो ये हम लोगों ने पाया है कि 5 स्प्लिट में देने पे करीब करीब उपज में 14% की वृद्धि हो जाती है। केवल 3 जितना हम बताए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसको 3 की जगह हम 5 बार में देंगे तो उसमें 14% और ज़्यादा उनको मुनाफा होगा। तो किसान भाई का अगर सुविधा हो तो 5 बार में दे और उससे उनको और ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा। अच्छा, ये जो खाद की मात्रा बताएं तो क्या ये खाद की मात्रा दोनों फसल के लिए अच्छा होगा? नहीं, हम केवल मकई के बताएं, और जैसी दोनों फसल जब साथ लगा रहे हैं तो वैसी स्थिति में किस तरह से देंगे वो अपने खेत में ताकि दोनों फसल को अच्छा मुनाफा हो? जैसे जो भी वो फसल साथ में ले रहे हैं, चाहे वो क्रॉप प्लांट हो, चाहे वो सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो उसका जैसे फूल गोभी ले रहे हैं या पात गोभी ले रहे हैं या ग्लैडुलस ले रहे हैं, तो उसकी क्या खाद की मात्रा है, उस खाद की मात्रा को भी उन किसान भाइयों को पूरा का पूरा डालना होगा ताकि दोनों का अच्छा ग्रोथ हो सके। ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में नाइट्रोजन के लिए कंपटीशन होने लगे और उसके कारण दोनों का ग्रोथ अफेक्टेड हो। तो दोनों की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको तब उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए हमारे किसान भाई को कि जब वो लगाएंगे तो सब्जी लगाएंगे तो खरपतवार तो निश्चित होगा उसमें, क्योंकि सब्जी रहती है तो खरपतवार होना ही होना है। तो उसके लिए वो क्या उपाय करें ताकि खरपतवार से नियंत्रण प्राप्त कर सकें? किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय चूंकि रबी की फसल में, इसीलिए मैंने कहा कि सब्जी को लगा सकते हैं, रबी की फसल जो भी लगाते हैं किसान भाई तो उसमें खरपतवार की समस्या कम रहती है। किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो बुआई कर रहे हैं, बुआई से करीब 15 दिन पहले खेत को जोतते समय जोत के, और उसके बाद ग्लाइफोसेट नामक एक केमिकल है जो सारे खरपतवार को मार देता है, तो उसको उनको प्रयोग करना चाहिए, या पैराक्वाट नामक केमिकल का प्रयोग करना चाहिए ताकि खरपतवार से आपका रहित खेत हो जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पे आए थे, हमारे किसान भाई को अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई जानकारी तो लाजवाब थी और बहुत सही कहा इन्होंने कि भाई आपकी उपज बढ़ेगी तो आमदनी भी उतनी ही अच्छी होगी, और आमदनी बढ़ेगी, यही हमारा उद्देश्य भी है। और हम चाहते हैं कि हर किसान की आमदनी बढ़े, चाहे आप रबी मौसम में मक्का लगाएं, तोरिया लगाएं, सरसों लगाएं, जो कुछ भी लगाएं। खुशहाल किसान तो खुशहाल राज्य। क्या बात है। तो शिव कुमार जी और हमारे किसान भाई बहन, हमको लगता है कि अब आज के अंक का समय शेष होने को है। हम आपसे आज्ञा लें, उससे पहले आपको बताते हैं अपना पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप खत लिखेंगे तभी हम आपकी जानकारियों का सिलसिला बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।